नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 16 मई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। आज के वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी सा और एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपको उसका जवाब कमेंट में नहीं देना है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कोई कमेंट नहीं करना है, ये सब चीज़ें नहीं। बस आपसे मैं पूछता हूँ और आप सोचिएगा इस चीज़ पर या लिखिएगा, कोशिश कीजिए कि लिखें, क्योंकि कई बार सोचने से चीज़ें क्लियर नहीं होती है। जब आप उस चीज़ को लिखने के लिए बैठते हैं तब जाके क्लियर होता है। सवाल बहुत ही आसान सा है, हो सकता है आज मैं आंसर राइटिंग में पूछ लूँ बच्चों से। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सवाल बहुत ही आसान सा है कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, 1% से भी कम चांस होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी, कोई सा भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं ना सिविल सर्विसेज लेवल का, तो उसमें सिलेक्शन का चांसेस बहुत कम होता है। तो अगर आप नहीं सेलेक्ट होते हैं तो क्या करेंगे, यही सवाल है। इसको लिखिएगा बैठकर कि क्या करेंगे। लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, क्या करोगे आप अगर 1% से भी कम चांस है कि आपका नहीं होता है। मान लीजिए वैसे तो हो जाए, अगर नहीं होता है तो क्या करोगे आप। सोचिएगा इस चीज़ पर, आज तक नहीं सोचा होगा तो आज सोचिएगा। मुझे हमेशा लगता है कि मैं आपके दर्पण का काम करूं, हकीकत दिखाता चलूं। इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझते हैं। एक स्टडी के हिसाब से बताता हूं कि जब से शॉर्ट वीडियो और रील्स का ज़माना आया है, शॉर्ट वीडियो और रील्स का ज़माना आया है, यकीन मानिए स्टडी का है ये, मैंने पढ़ा है कि लोगों का जो कंसंट्रेट करने की शक्ति है ना, उसमें 50% ज़्यादा की गिरावट आई है। लोग ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, स्वप्न लोकीय दुनिया में रहते हैं, हकीकत को नहीं पहचान पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है रील की दुनिया ही सबसे अच्छी दुनिया है, शॉर्ट वीडियो की दुनिया ही सब कुछ है। हकीकत उससे बिल्कुल अलग होता है, इतर होता है। हकीकत ये होता है कि 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है और उसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होता है। 3 से 4 महीने बाद 9 के बराबर में चांसेस होता है, 0.something% चांस होता है सेलेक्ट होने का। डरा नहीं रहा हूँ, सुबह सुबह डरा नहीं रहा हूँ मैं आपका। हमेशा मैंने क्या बताया कि मैं दर्पण बनने की कोशिश करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर देखिए क्या है, हेडलाइन क्या है। उससे पहले 71 बीपीएससी के लिए अगर आपको ज्वाइन करना हो तो 25 मई से शुरू हो रहा है। इसमें आपका एनसीईआरटी का भी आंसर राइटिंग करवाऊँगा, GS1, GS2 और निबंध लेखन। 1 ईयर का प्रोग्राम लीजिएगा और मंथली जाएंगे तो 250 पर रुपीज़ से भी कम पड़ता है। 1 ईयर का ही लीजिएगा, आपको भी बेनिफिट होगा और कंटिन्यूटी बन जाएगा एक रेगुलर लिखने का, तो ये सही रहेगा। अगर आपको केवल पीडीएफ के लिए भी ज्वाइन करना हो, केवल पीडीएफ के लिए, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश का न्यूज़पेपर मैं रोज़ अवेलेबल करवाऊंगा 2, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, जनसत्ता, और न्यूज़पेपर डिस्कशन का पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। आंसर राइटिंग भी हिंदी इंग्लिश दोनों उपलब्ध है। 70 बीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग बहुत सारे लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं। किस हिसाब से कर रहे हैं आई डोंट नो, क्योंकि अगले महीने से तो आपको पीटी की तैयारी में लगना है। अब आप आंसर राइटिंग कब करेंगे, बहुत लेट हैं आप, तो आप अच्छा रहेगा आपके लिए कि करंट अफेयर वगैरह का ज्वाइन करें अगर आपको ज्वाइन करना हो तो, क्योंकि उसमें रेगुलर आंसर राइटिंग होगा। और बाकी आप पीटी की तैयारी अच्छे से करिए। अभी आंसर राइटिंग 70 बीपीएससी के लिए शुरू करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे आपको सच बोलना चाहिए। कई सारे लोग ज्वाइन करते हैं, मुझे पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन सही नहीं होता है अभी आंसर राइटिंग 70 बीपीएससी के लिए शुरू करना, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए हेडलाइन क्या है। न्यूज़ क्लिक के फाउंडर थे जिनको अक्टूबर में चाइना से फंडिंग के मामलों में अरेस्ट किया गया था, उनको कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के पश्चात उनको छोड़ दिया गया और उनको अरेस्ट जो था उनका, उस अरेस्ट को इनवैलिड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। किस आधार पर? तो आर्टिकल 22 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा गया कि भाई आर्टिकल 22 के तहत में क्या प्रावधान बनाया गया है कि आप किसी को भी गिरफ्तार करते हैं तो लिखित रूप से आपको उसको जानकारी देनी पड़ेगी कि आपको उसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। इनको यूएपीए और PMLA जो एक्ट है उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था और इन पर आरोप लगा था कि चीन के प्रोपेगेंडा को, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, चीन के प्रोपेगेंडा को इन्होंने आगे बढ़ाया है अपने न्यूज़ के माध्यम से, अपने पोर्टल के माध्यम से, अपने जो अलग अलग इनका यूट्यूब चैनल या जो वेब पोर्टल वगैरह अवेलेबल था उसके माध्यम से। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी कर दिया और बोला कि इनका जो अरेस्ट का आधार था वो आर्टिकल 22 का उल्लंघन करता है, संविधान का आर्टिकल 22 का। संविधान का आर्टिकल 22 में 2 प्रकार के निरोध की चर्चा की गई है। ये गिरफ्तार या हिरासत निरोध में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। निरोध 2 प्रकार का होता है,
है दंडात्मक और निवारक। दंडात्मक का मतलब किसी को दंड देने के लिए, निवारक का मतलब किसी को कोई काम करने से पहले ही रोक देना। जैसे आपने सुना होगा कि मान लीजिए विपक्ष के नेता या पक्ष के नेता गए धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो पुलिस क्या करती है, उनको पहले ही जाकर अरेस्ट कर लेती है। तो निवारक निरोध के तहत में वो चीज़ आता है। तो आर्टिकल 22 के उल्लंघन के आधार पर इनके जो गिरफ्तारी था उसको इनवैलिड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके पश्चात इनको छोड़ दिया गया। अगला है कि अप्रैल महीने के जो पीरियड होता है, अप्रैल महीने का जो पीरियड होता है, जो हमारा मासिक 3 महीने का पीरियड चलता है क्वार्टर। इस क्वार्टर में हमने देखा है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बिगड़ा है और ट्रेड में हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ट्रेड डेफिसिट जो हमारा वो काफ़ी बढ़ गया है। 19.1 बिलियन डॉलर के आसपास में हमारा ट्रेड डेफिसिट पहुंच गया है, जो कि सही नहीं है इकोनॉमी के लिए। इसका तात्पर्य क्या होता है कि हमने इंपोर्ट तो ज़्यादा किया है, हमने एक्सपोर्ट कम किया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP जो हमारा है वो बिगड़ा है, यानी कि हमने एक्सपोर्ट बहुत कम किया है, इंपोर्ट ज़्यादा किया है इस तिमाही के दौरान। इसको बस ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा बढ़ता घटता रहता है। अगला न्यूज़ देखिए, बहुत ही ये शानदार सा न्यूज़ है। क्या है कि CAA एक्ट को 2019 ईस्वी के दिसंबर महीने में, नवंबर दिसंबर के आसपास पारित किया गया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का जो नागरिकता कानून है उसी में संशोधन किया गया। कब? तो 2019 ईस्वी में संशोधन किया गया। इसको नोटिफाई किया गया 2024 ईस्वी में, नोटिफिकेशन जारी किया गया, लागू किया गया है। और इस एक्ट के द्वारा कल 300 लोगों को करीब में सिटीजनशिप मुहैया करवाया गया। इस एक्ट का प्रावधान क्या था कि नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स अगर आते हैं कहाँ से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, तो इनको भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स, अगर मुस्लिम को छोड़कर कोई प्रवासी भारत आए हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, तो उनको भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन बशर्ते शर्त क्या था कि वो 2013 तक वो दिल्ली आ गए होंगे, 2014 के 1 जनवरी से पहले वो भारत में आ गए होंगे, तब उनको प्रदान किया जाएगा। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज का जो मुख्य न्यूज़ है वो है आर्टिकल है आपका माइग्रेशन से संबंधित आर्टिकल है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। माइग्रेशन संबंधी एक और न्यूज़ है इसी पेपर में, उसको मैं दिखा देता हूँ, उसके पश्चात हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। एक वैश्विक संस्था है जिसने अपनी रिपोर्ट जारी किया, उस वैश्विक संस्था का क्या नाम है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम है कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। ये जिनेवा बेस्ड एक सेंटर है जिसने क्या रिपोर्ट जारी किया है कि वायलेंस के कारण, कन्फ्लिक्ट के कारण दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में जो भी डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, जो भी लोग इधर से उधर गए हैं, उनमें 97% जो लोग गए हैं वो केवल और केवल मणिपुर से गए हैं, मणिपुर वायलेंस के कारण से गए हैं। साउथ एशिया में जितने भी डिस्प्लेसमेंट हुए हैं ड्यू टू नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, कन्फ्लिक्ट के कारण अगर इधर उधर लोग गए हैं तो उसमें से 97% लोग मणिपुर कन्फ्लिक्ट के कारण गए हैं। तो ये माइग्रेशन से संबंधित एक और रिपोर्ट है। ये डिस्प्लेसमेंट का हो गया, माइग्रेशन संबंधित रिपोर्ट है। माइग्रेशन संबंधी 2-3 दिन से आर्टिकल खूब सारे आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, उसको ज़रा हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या कारण है, क्या उसका वैश्विक परिणाम हो रहा है, हमारे देश में क्या परिणाम हो रहा है, इंटरनल माइग्रेशन कितना ज़्यादा हो रहा है, एक्सटर्नल कितना ज़्यादा हो रहा है। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। पीटी में भी वहां से सवाल पूछा जा सकता है। देखिए क्या है आज का आर्टिकल। देखिए आर्टिकल का नाम था रुझान, चुनौतियां और समाधान, प्रवास। ये बिजनेस स्टैंडर्ड में आया था आर्टिकल। इसमें क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा जारी नवीनतम विश्व प्रवास रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट के पश्चात से रोज ही इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन सभी में न्यूज आता है माइग्रेशन से संबंधित, क्योंकि ये रिपोर्ट जारी किया है तो साल में एक बार ये रिपोर्ट जारी होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट इसको माना जाता है। इस बात की पुष्टि की कि भारत से संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सऊदी अरब में होने वाला प्रवास शीर्ष 10 कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन में शामिल है। कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन में शामिल है। भारत से पुरुष प्रवास कुल बाह्य प्रवास में 65% की हिस्सेदारी रखता है, जो दर्शाता है कि पुरुष प्रायः कार्य के लिए प्रवास करते हैं जबकि महिलाएं पीछे घर पर छूट जाती हैं। ये एक सामाजिक समस्या को भी उत्पन्न करती हैं, वहीं पर एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बोलेंगे कि निगेटिव इम्पैक्ट बोलेंगे, लेकिन एक और इम्पैक्ट है जो मैं आपका दिखाऊंगा, जिसको कहा जाता है कृषि का नारीकरण। बिल्कुल सही सुन रहे, कृषि का नारीकरण। चूँकि पुरुष जो हैं वो काम करने के लिए बाहर चले गए, तो खेती में कौन काम कर रही है, तो महिलाएं कर रही है। तो कृषि का नारीकरण जो है एक अनचाहे फैक्टर के कारण हुआ है, वो है पुरुषों के माइग्रेशन के कारण से। वर्ष 2020 में भारत के लगभग 18 मिलियन लोग देश से बाहर रह रहे थे, जहाँ UAE, संयुक्त अरब अमीरात, USA, सऊदी अरब सबसे बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी की मेज़बानी करते हैं। पहले स्थान पर कौन, तो UAE
यूएई, दूसरे स्थान पर कौन, तो यूएसए, तीसरे स्थान पर कौन, तो सऊदी अरब तीसरे स्थान पर हैं। आंतरिक प्रवास और बाह्य प्रवास दोनों ही आमतौर पर बेहतर आजीविका की खोज से प्रेरित होते हैं। आजीविका की खोज ही है, पेट ही का खोज है, पेट इतना बड़ा है लोगों का कि भरता ही नहीं है, पेट के कारण ही सब कुछ होता है। कहने का मतलब ये है, आजीविका, नौकरी, पेशा, इसके लिए लोग बाहर जाते हैं। माइग्रेशन क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की परिभाषा, जब भी इस तरह के कुछ पूछा जाता है तो किसी के रेफरेंस देकर परिभाषा लिखिए, तो अपने मन से मत लिखिएगा। प्रवासी माइग्रेंट वह व्यक्ति है जो अपने सामान्य निवास स्थान को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार या किसी राज्य के भीतर स्थानांतरित हो रहा है या स्थानांतरित हो चुका है, उसको कहा जाता है प्रवासी, माइग्रेंट्स। ओके। पैमाना, दिशा, जनसांख्यिकी, आवृत्ति के संबंध में प्रवास परिवर्तन का विश्लेषण, प्रभावशाली नीतियों, कार्यक्रम, व्यवहारिक हस्तक्षेप, विकास को सूचना संपन्न करता है। समझते हैं कि क्या क्या होता है। इंटरनल माइग्रेशन किसको कहा जाता है, एक्सटर्नल माइग्रेशन किसको कहा जाता है। ये इसी प्रकार से मेंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, वहाँ फिर आपको कंटेंट की कमी हो सकती है। ध्यान से देखिएगा। आंतरिक प्रवास होता है, देश के भीतर होता है और इसमें उद्गम व गंतव्य के आधारों वर्गीकृत किया जाता है। इसमें ग्रामीण से शहर हो सकता है, विलेज टू सिटी हो सकता है, अंतर्राज्यीय प्रवास हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो सकता है, या अंतर्राज्यीय प्रवास शामिल होता है। अंतर्राज्यीय यानी कि इंटर स्टेट, यानी कि एक ही जगह राज्य में एक जगह से दूसरे जगह, और एक होता है इंट्रा स्टेट होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में। 3 तरह के होते हैं। और एक और होता है सिटी से विलेज भी आजकल चल रहा है, रिवर्स माइग्रेशन भी आजकल देखा गया है। सिटी से विलेज, लोग शहर से गांव के एरिया की तरफ भी प्रवास करते हैं। कोरोना के दौरान ये भारी संख्या में देखा गया था कि बहुत सारे लोग शहर की नौकरी परमानेंट छोड़कर चले गए और गांव में उन्होंने अपनी अपनी आजीविका शुरू करने की कोशिश की थी। बाह्य प्रवास, एक्सटर्नल माइग्रेशन, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं रोजगार के लिए सामान्य तौर पर। वैसे और भी कारण हो सकते हैं, संघर्ष हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, या फिर शिक्षा हो सकता है, जॉब हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। भारत से विश्व में विभिन्न वर्गों में उत्प्रवासन, इमिग्रेशन, विभिन्न देशों से लोगों का भारत में अप्रवासन, ये दोनों शामिल होता है। विवशता पूर्वक प्रवास होता है। लेकिन उससे पहले देखिए, ये है इमिग्रेशन, ये है एमिग्रेशन। इन दोनों में फ़र्क होता है, फ़र्क ध्यान रखिएगा दोनों के उच्चारण में। वैसे इंग्लिश में अगर नहीं ध्यान रहे, सबसे अच्छा हिंदी शब्द है इसका, उत्प्रवासन और अप्रवासन। इंग्लिश में बड़ा कन्फ्यूजिंग होगा ये, इसीलिए हिंदी में ही याद रखिएगा अगर आपको दिक्कत हो तो। व्यवस्थापूर्वक प्रवास होता है, फोर्सफुल माइग्रेशन होता है। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब युद्ध, उत्पीड़न, प्राकृतिक आपदा जैसे कारक जो होते हैं वो पलायन करने के लिए विवश कर देते हैं। स्वैच्छिक होता है, जब परिवार कोई है जो अपने बेहतर जीवन की तलाश के लिए, जैसे कई बार क्या होता है, ग्रामीण एरिया से आकर पटना दरभंगा में रह गए बेहतर जीवन की तलाश के लिए, है ना। अस्थायी प्रवास की यह संक्षिप्त अवधि का होता है, जैसे मौसमी अस्थायी कार्य। जैसे भारत में आपने सुना होगा कि बुग्याल क्षेत्र जो होता है, जो हिमालयन रेंज में होते हैं, घास के मैदान क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो चरवाहे होते हैं वो मौसमी प्रवास करते हैं। घास जब आती है तो पहाड़ों में चले जाते हैं, और जब घास खत्म हो जाती है, ठंड का मौसम आता है तो नीचे आ जाते हैं। तो ये अस्थायी प्रवास होता है, मौसमी होता है कई बार। उलट प्रवास या रिवर्स माइग्रेशन, जहाँ क्या होता है कि यह उस स्थिति को संदर्भित कर जहाँ व्यक्ति या परिवार पहले कहीं और प्रवास करने के बाद अपने मूल देश या मूल निवास स्थान पर लौट आता। अभी मैंने आपको बताया कि सिटी टू विलेज जो होता है, ये सामान्य तौर पर रिवर्स माइग्रेशन माना जाता है। सिटी से विलेज में कोई अपने मूल प्रवास की तरफ ही लौटता है। अगर ऐसा नहीं है, किसी का विलेज में कोई मूल प्रवास नहीं है, तो फिर जाके कैसे रहेगा वो वहाँ पर। तो सिटी टू विलेज जो होता है, इसको सामान्य तौर पर रिवर्स माइग्रेशन माना जाता है। अगला देखिए क्या है, प्रवास के विभिन्न कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, पुश फैक्टर होता है, पुल फैक्टर होता है, गरीबी, निम्न उत्पादकता, बेरोजगारी जैसी स्थिति होती है, बार बार सूखा या बाढ़ होता है। ये पुश फैक्टर होता है, किसी को मजबूर करता है वह उस जगह को छोड़ने के लिए। पुल फैक्टर क्या होता है, बेहतर रोजगार, अच्छी जीवन गुणवत्ता, इन सब चीज़ों को देखकर जब लोग गाँव से शहर की ओर भागते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पुल फैक्टर की लालच में अच्छी जीवन की तलाश के लिए, रोजगार के लिए वहाँ से वहाँ चले गए। जबकि कोई गांव इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो हो जाएगा पुश फैक्टर। या फिर गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बार बार बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है, तो ये होगा कौन सा, तो पुश फैक्टर। दोनों में सामान्य सा थोड़ा सा अंतर है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सामाजिक सांस्कृतिक कारण, प्रवास सामाजिक कारक जैसे विवाह, परिवार के पुनर्मिलन या अपने समुदाय सामाजिक नेटवर्क के निकट रहने की इच्छा के कारण प्रभावित भी हो सकता है। इसके उदाहरण विवाह के कारण जाति आधारित भेदभाव और हिंसा से बचने के लिए होने वाला प्रवास भी शामिल है। कई बार लोग इस कारण से भी प्रवास कर जाते हैं।
सांस्कृतिक कारक भी होता है, लोग उन क्षेत्रों में प्रवास कर सकते हैं जहां उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं, परंपराओं, मान्यताओं का सम्मान और संरक्षण होता है। राजनीतिक कारक भी हो सकता है, राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष, उत्पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा की तलाश से पलायन करने के लिए विवश कर जाते हैं। जब भी आप एग्जाम में या मैं आपसे अगर प्रश्न पूछता हूं तो इन सभी कारणों को अगर लिखते हैं तो इनके साथ में हमेशा ध्यान रखिएगा उदाहरण जरूर लिखें, उदाहरण जरूर लिखें। जैसे राजनीतिक कारण, आंतरिक या संघर्ष या अस्थिरता। कश्मीरी पंडितों का जो कश्मीर घाटी से पलायन हुआ था वो क्यों हुआ था? वो पुल फैक्टर था, हिंसा के कारण विवश कर दिया गया था, उनको घर छोड़ने के लिए मारा गया था वहाँ पर लोगों को, कई सारे को, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था। तो इसको क्या कहा जाता है? पुश फैक्टर कहा जाता है, राजनीतिक कारक इसको कहा जाता है। विशुद्ध रूप से हिंसा के कारण उनको घर छोड़ना पड़ा। तो उदाहरण आप जरूर लिखिएगा, बिना उदाहरण के पॉइंट जो हैं वो अधूरे से लगते हैं। पर्यावरणीय कारक हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं के कारण, जैसे पहाड़ों में जो लोग रहते हैं कई बार वो लैंडस्लाइड या भूस्खलन या भूकंप, इनके डर से क्या करते हैं वो अपना अपना घर छोड़कर, मूल निवास छोड़कर मैदानी भागों में आ जाते हैं। या बाढ़ के एरिया में जो लोग होते हैं वो अपना अपना घर छोड़कर शहरों में आ जाते हैं। तो ये क्या होगा? प्राकृतिक कारक हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, इसी में एक शानदार सा डेटा है कि 2050 तक भारत में 45 मिलियन लोग पलायन के लिए विवश होंगे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण से। विकास परियोजनाएं भी हो सकती हैं, कई बार बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं डैम से जुड़ी, जैसे नर्मदा पर जो डैम बनाया गया उसके पश्चात कई सारे लोगों ने 40,000 से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि उनका घर जो है वो डूब गया डैम के कारण जलस्तर में वृद्धि से। अब प्रभाव पर आ गए, क्या इसका केवल नकारात्मक प्रभाव ही होता है या सकारात्मक प्रभाव भी होता है? इससे क्या प्रभाव होगा? जैसे अमेरिका जो है वहाँ पर दुनिया की हर संस्कृति देखने को आपको मिल सकती है। अमेरिका में देशों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर हर देश से लोग आए हैं। ये एक सकारात्मक प्रभाव हो सकता है कि एक ही क्लासरूम में आपको यूरोप का बच्चा भी दिख सकता है, भारत का भी दिख सकता है, पाकिस्तान का भी दिख सकता है, आपको चीन का भी दिख सकता है, अफ्रीका का भी दिख सकता है। तो उस बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ने में कितना आसान होता होगा। सब अपने अपने जगह का वर्णन थोड़ा थोड़ा भी कर देंगे तो उसको पता चल जाएगा। या उसको डाइवर्सिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको दिखता है अपने क्लास में डाइवर्सिटी, भाई दुनिया में कितने रंगों में बटी हुई है। सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? आर्थिक विकास हो सकता है, प्रवास श्रम अंतराल को दूर करना, उत्पादकता को बढ़ाना, उपभोक्ता व्यय में वृद्धि, आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है। प्रवास के परिणाम स्वरूप प्रवासियों से धन प्रेषण प्राप्त होता है, जैसे यूएई से बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में भारत को डॉलर की प्राप्ति होती है, यूएसए से होती है, सऊदी अरब से होती है, यहाँ से भारी मात्रा में डॉलर की प्राप्ति होती है, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमें मैनेज करने में काफ़ी बड़ी सहूलियत मिलती है। इसको ध्यान में रखिएगा, कुछ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। 2022 से भारत विश्व में धन प्रेषण प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश था। 111 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का हमने धन प्रेषण प्राप्त किया था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है? प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जो शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों तक परिवार नियोजन, शिक्षा जैसे नए विचार, प्रौद्योगिकी के प्रसार को सुगम बनाते हैं। शहर में जो नई और अच्छी चीज़ें ग्रहण की है उसको गांव तक लेकर जाते हैं। गांव में एक नए तरह का संचार होता है कि भाई इस प्रकार से भी लोग रह सकते हैं, तो नए विचारों का भी आदान प्रदान होता है। सांस्कृतिक विविधता होती है। अब दिल्ली में भी छठ मनाए जाते हैं, पहले तो नहीं होता होगा ना। क्यों नहीं होता होगा? क्योंकि बिहार के लोग कम थे। अब बिहार के लोग छठ में अपने घर नहीं जाकर दिल्ली मनाते हैं, तो ये भी एक देखा जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा परिणाम भी है कि गांव में छठ में लोगों की भीड़ कम हो जाती है। दिल्ली में तभी तो भीड़ बनेगी ना, दिल्ली में वही तो छठ मना रहे हैं जो गांव नहीं गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा देता है, पॉजिटिव लीजिएगा। जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, नवाचार देखने को मिल सकता है, श्रम बाजार में लचीलापन आ सकता है, क्योंकि श्रम की आपूर्ति ज़्यादा होगी तो श्रम बाजार में लचीलापन होगा। नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? जनसांख्यिकी प्रभाव हो सकता है। कहीं पर जिस जनसंख्या के लोग पहले नहीं रह रहे थे उस जनसंख्या के लोग ज़्यादा आ सकते हैं। शहरों में भीड़ बढ़ सकती है, गाँव में भीड़ कम हो जाएगी। गाँव में पुरुषों की आबादी दिखेगी ही नहीं। पूरा गाँव घूम आइए, कोई नवयुवक आपको दिखेगा ही नहीं, सारे बूढ़े लोग दिखेंगे या तो महिलाएं दिखेंगी आपको। तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का नारीकरण, एग्रीकल्चर में नारीकरण, ये जो शब्द है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा शब्द है, ये प्रभाव पड़ सकता है इसका एक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता कम भी हो सकती है, ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों की जो संख्या है वो कम भी हो सकती है। तो ये भी एक सामाजिक अकेलापन जो है वो उत्पन्न करता है बूढ़े लोगों के लिए। पर्यावरणीय प्रभाव, ग्रामीण शहरी प्रवास से शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ बढ़ती है। मौजूदा जो अवसंरचना उस पर दबाव पड़ता है। आधार और उदाहरण के लिए मुंबई, आप दिल्ली ले सकते हैं, कोई भी शहर ले लीजिए, बड़ा जो मेट्रोपोलियन सिटी है, कोई भी, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता,
वहाँ पर आपको आबादी हद से ज़्यादा दिखेगा, वहाँ पर आपको डेंसिटी हद से ज़्यादा दिखेगा, जबकि ग्रामीण एरिया में आपको आबादी नहीं दिखेगा। तो कहीं ना कहीं ये शहरी जो अवसंरचना है उस पर दबाव बनाता है, पॉल्यूशन को बढ़ाता है, भीड़ भाड़ को बढ़ाता है, परिवहन की क्षमता जो है उस पर प्रभाव पड़ता है, और उसके साथ साथ शहरी गरीबी में भी वृद्धि होती है। पानी की व्यवस्था है वो लचर साबित हो सकती है, बिजली की मांग ज़्यादा हो सकती है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जबकि ग्रामीण एरिया में इन चीज़ों की भरमार है, वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। उदाहरण दे दिया मैंने आपको, अनियोजित बस्तियों का बढ़ती यातायात भीड़, अनौपचारिक अपशिष्ट निपटान, इन सभी चीज़ों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ सकता है। सामाजिक तनाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। प्रवासी सामाजिक तनाव को बढ़ा सकते हैं, और जिसमें नौकरियां, आवास, सामाजिक सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा शामिल है, जिसका उदाहरण 2008 में महाराष्ट्र में, मुंबई में यूपी बिहार के लोगों के साथ किया गया खराब बर्ताव उसका सबसे शानदार उदाहरण है, जहां पर यूपी और बिहार के लोगों को मारा गया था, हिंसा हुई थी उनके खिलाफ, उनको भागने पर विवश कर दिया गया था। तो ये सामाजिक प्रभाव जो है ये भी उत्पन्न हो सकता है। भारत संबंधी कुछ डेटा देख लेते हैं, उसके पश्चात अगले न्यूज़ पर चलेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जून 2022 की रिपोर्ट में अस्थायी आगंतुकों और प्रवासियों के लिए डेटा संकलित किया गया। जुलाई 2020 से जून 2021 तक लगभग 0.7% आबादी अस्थायी आगंतुकों के रूप में दर्ज की गई। इस अवधि में अखिल भारतीय प्रवास दर 28.9% थी, जो भारी भीषण प्रवास दर है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे हमें यह भी पता चलता है कि देश में डेवलपमेंट जो है वो पर्टिकुलरली रीजन बेस हुआ है, ना कि संपूर्ण देश का हुआ है। अभी जो ट्रेंड है प्रवासियों का वो पूरब से पश्चिम की तरफ में है। देश का पूर्वी भाग जो है वो गरीब है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट की कमी है, औद्योगिकरण नहीं है, जबकि सारे संसाधन पूर्व में स्थित हैं। औद्योगिकरण पश्चिम के राज्यों का हुआ है। गुजरात से कितने एमपी चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद? बिहार से कितने चुने जाते हैं? बिहार से 40 चुने जाते हैं। गुजरात से कितने चुने जाते हैं? जरा देखिएगा किसकी स्थिति अच्छी है, बिहार की या गुजरात की? जब प्रधानमंत्री जी भाषण देने जाते थे, बिहार और यूपी में किन मुद्दों पर बात करते हैं और वहीं पर गुजरात में किन मुद्दों पर बात करते हैं, एक बार ज़रा उनकी भाषण सुनिएगा। गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगा देंगे, यहाँ पर बड़े बड़े हम रोज़गार पैदा कर रहे हैं, सोलर की बात करते हैं। यूपी बिहार में मंदिर की बात की जाती है नेताओं के द्वारा। क्यों? क्योंकि उस तरह की जनता है, उस तरह के वोट करने वाले वोटर हैं। मुद्दों को भाषण से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राज्य बदलते ही भाषण में मुद्दे बदल जाते हैं। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा कि देश के पश्चिम भाग में जो क्षेत्रीय विकास है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, जबकि देश का पूर्वी भाग जहाँ पर अधिकांश आबादी निवास करता है वहाँ पर विकास नहीं हुआ है। क्षेत्रीय असमानता के कारण प्रवासन भी होता है। इस अवधि में अखिल भारतीय प्रवास दर इतना था, और यह दर 26.5% और शहरी क्षेत्रों में 34.9% था प्रवास का दर। महिलाओं के प्रवास दर 47.9%, ग्रामीण क्षेत्रों में 48%, शहरी क्षेत्रों में 47.8%। पुरुषों की प्रवास दर 10.7%, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में दिया। इतना आंकड़ा मत याद रखिएगा, बस ये ध्यान में रखिएगा, एक ट्रेंड ध्यान में रखिएगा कि पूर्व से पश्चिम की तरफ में प्रवास ज़्यादा होता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ में प्रवास ज़्यादा होता है। भारत से अरेबियन कंट्रीज़, यूरोप और अमेरिका में प्रवास ज़्यादा होता है, और यही ट्रेंड है। वास पर कार्य समूह की रिपोर्ट 2017, भारत के कुल पुरुष आउट माइग्रेशन में शीर्ष 25% के लिए 17 जिले जिम्मेदार हैं, जिनमें 10 जिले उत्तर प्रदेश में हैं, 6 बिहार में और 1 उड़ीसा में जिले हैं, जहां से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है। 25% माइग्रेशन 3 राज्यों से हो जाता है, यूपी बिहार और उड़ीसा। यूपी बिहार और उड़ीसा तीनों के तीनों राज्य कहाँ हैं? भारत के पूरब में स्थित हैं, भारत के पूरब में स्थित है। इसमें झारखंड को शामिल ही नहीं किया, एमपी को शामिल कर लीजिए। पूरे भारत का माइग्रेशन यहीं से निकलता है और कहीं से नहीं निकलता है। ठीक है, तो आपको पूरा टॉपिक समझा दिया है मैंने, डिटेल में मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आज मैं सवाल पूछूंगा इस पर आधारित आपसे करेंट अफेयर वाले ग्रुप में। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला टॉपिक है टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ सरिस्का टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये सरिस्का? कहाँ पर है सरिस्का? दिल्ली के बहुत नज़दीक में है। कौन सा जगह? अलवर जगह। कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य। तो बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, किसको बोला है? तो राजस्थान सरकार को बोला है कि नो माइनिंग विद इन 1 किलोमीटर रेडियस अराउंड टाइगर हैबिटेट। टाइगर के आवास के 1 किलोमीटर के भीतर में आपको कोई भी माइनिंग नहीं करना है। इससे टाइगर जो हैं, शेर जी जो हैं, टाइगर जी जो हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, टाइगर जी को नुकसान पहुंचता है। तो टाइगर जी कहाँ पर रह रहे हैं भाई? तो ये सरिस्का में रह रहे हैं। बड़े लाड़ दुलार से रखा जाता है यार जानवरों को। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में समझेंगे हम लोग, उसके साथ साथ राजस्थान के और भी जो टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में भी समझेंगे हम लोग। देखते हैं क्या है ये। बस न्यूज़ तो इतना सा ही था। इससे क्या होता है दरअसल में, टाइगर जो हैं
उनका एक कॉरिडोर होता है, जाने आने का मार्ग होता है, उनका शिकार करने के लिए खुली जगह चाहिए। और ये जो माइनिंग वगैरह होते हैं इससे उनको नुकसान पहुंचता है, शोर उत्पन्न होता है, लोगों का वहाँ पर आवाजाही शुरू हो जाता है, गाड़ियों का आवाजाही शुरू हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, तो बड़ा नुकसान पहुँचता है इनको। ओके, देखिए इंसानों की आबादी तो 800 करोड़ पहुँच गई है, जानवर तो अभी भी 3 अंकों में रह गए हैं, 4 अंकों में रह गए हैं, 1000, 2000, 4000 इतने ही रह गए हैं। तो जो बचे हैं उनको तो बचा लो, ताकि आने वाले जो हमारे पीढ़ी है उसको ये ना दिखाना पड़े कि देखो बेटा कंप्यूटर में इसको शेर कहते हैं, इसको टाइगर कहते हैं, ये चीता हो गया। तो इसीलिए हम उनको संरक्षित कर रहे हैं, और कोई कारण है नहीं उनको संरक्षित करने का, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या होता है। सरिस्का बाघ अभयारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पर? अरावली पहाड़ी। पहला सवाल आपका राजस्थान राज्य, दूसरा सवाल अलवर ज़िले में है, ये नहीं पूछा जाएगा। अलवर ज़िले में भानगढ़ भी है, भानगढ़ जो इंडिया का सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, मैं गया था वहाँ घूमने, बेकार सी जगह है, बकवास से कुछ नहीं है, डरावना अपना। तो वहीं पर है ये अलवर ज़िले में, अलवर ज़िले में, यहाँ से नज़दीक ही है, दिल्ली के नज़दीक में ही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है और ये अरावली पहाड़ी में स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अलवर में 1-2 जगह और भी अच्छी अच्छी घूमने के लिए। सरिस्का को 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। कब? तो इसको 1955 में। 1978 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, जिससे यह भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बना। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ, और जब किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या किसी भी बाघ के हैबिटेट को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत में शामिल कर दिया जाता है, तो वो जगह जो है वो टाइगर रिजर्व बन जाता है। कंकरबाड़ी किला रिजर्व के केंद्र में स्थित है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को सिंहासन के उत्तराधिकार के संघर्ष में इस किले में कैद कर दिया था। यहीं पर है ये। रिजर्व में पांडवों से संबंधित पांडुपोल में भगवान हनुमान का भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहीं पर सरिस्का टाइगर रिजर्व में वनस्पति और जीव रिजर्व वनस्पति और जीवों के मामले में समृद्ध है, तथा यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर आपने सुना ही होगा। पार्क में तेंदुआ, नीलगाय, सांभर, चीतल आदि भी मौजूद हैं। राजस्थान के अन्य जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में ज़रा ध्यान से सुनिएगा। डेजर्ट नेशनल पार्क, यूपीएससी 2020 के पेपर में इसके बारे में पूछ चुकी है पीटी एग्जामिनेशन में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, ये भी नज़दीक है एनसीआर के क्षेत्र में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है ये, इसी के बारे में पूछा जा सकता है। ये चंबल जो अभयारण्य है कितने राज्यों के त्रिकोण स्थित पर है? तो 3 राज्य हैं यहाँ पर दरअसल में, एमपी है, यूपी है और राजस्थान है। इनके ट्राई जंक्शन पर स्थित है, ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है, ट्राई जंक्शन पर स्थित है चंबल। चंबल कहाँ से निकलती है आप मुझे बताइएगा ज़रा, इसका निकास कहाँ से है, उद्गम कहाँ से होता है, और मुहाना कहाँ पर है इसका, मतलब अपना जल कहाँ पर गिराती है और कहाँ से निकलती है, ये आपको मुझे आज बताना है। कितने राज्यों से गुजरती है ये तो बता ही देंगे आप। हाल ही में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के तकनीकी समिति ने राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य बनाने की अनुमति दी है। तो राजस्थान में चौथा बाघ अभयारण्य ये बन गया है। कौन सा? तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। जरूर ध्यान रखिएगा सरिस्का के बारे में और इन सभी के बारे में। डेजर्ट जो आपका नेशनल पार्क है उसके बारे में पूछा जा चुका है यूपीएससी पीटी में, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चंबल के बारे में जो मैंने सवाल पूछा वो तो बताइएगा ही, लेकिन सबसे पहले जो वीडियो शुरू करते ही मैंने आपका सवाल पूछा उसको मत भूलिएगा वीडियो का अंत तक, वो लिखिएगा ज़रूर। आज वो लिखेंगे ना तो एक कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट तो जानते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, किसी भी रिएक्शन में डाल दो तो उसको तेज़ कर देता है, तो उसी कैटलिस्ट का काम करेगा आपके लिए वो जो आप लिखेंगे तो, क्योंकि आप कुछ लिख ही नहीं पाएंगे उसमें, क्योंकि आपके पास में कोई ऐसा उपाय ही नहीं है। जहाँ पर एक ही ऑप्शन होता है तो उस ऑप्शन में 100% देना चाहिए अपना, नहीं तो मत पढ़ो, छोड़ दो, कुछ और कर लो भाई। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। उससे पहले एक मैप दिखा देता हूँ राजस्थान का, आप देख तो लें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पर रणथंभौर है, ये भरतपुर है, ये केवलादेव है, ये देखिए सरिस्का है यहाँ पर, है ना, ये हरियाणा है, ये अलवर रहा, यहीं पर बगल में दिल्ली भी है, और ये आपका हो गया माउंट आबू, ये कुंभलगढ़ हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया ताल छपर, और यहीं पर है डेजर्ट वाला एरिया। डेजर्ट जो नेशनल पार्क है ना वो है। यूपीएससी ने बड़ा ही घटिया सा सवाल पूछा था। घटिया मैं क्यों कह रहा हूँ, कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। उसने क्या पूछा था मैं बताऊँ आपको कि डेजर्ट नेशनल पार्क कितने ज़िलों में फैली हुई है? 2 ज़िलों में फैली हुई है, 1 ज़िलों में, इसी प्रकार से एक स्टेटमेंट भी था उसमें। बड़ा ही शानदार सा सवाल था, कन्फ्यूजिंग था, कोई भी पढ़ के भी जाता तो भी कन्फ्यूज हो जाता वो।
तो इस तरह से भी ज़रा सा सोचिएगा, अलग दिशा में सोचकर थोड़ा सा कीजिएगा, इसको पढ़िएगा। जब भी किसी नेशनल पार्क को, जब भी किसी टाइगर रिजर्व को पढ़ते हैं तो किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए कि किस जगह पर स्थित है, देश के किस भाग में स्थित है, दूसरा कोई नदी वहाँ से बह रही है क्या, और ये दो मुख्य चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। क्या वो टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, या फिर कुछ और है, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए आज का जो अगला न्यूज़ है वो है आपका कौन सा, तो निर्मला जी जो हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने एक बयान दिया है कि भाई हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, मोदी जी के गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को काफ़ी बड़े हद तक वरीयता दी है और वरीयता प्रदान करके काफ़ी अच्छे से काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है भारत में, तो आप जानते ही होंगे कि पिछले 10 सालों में रोड, एयरपोर्ट, रेलवे नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा विस्तारित किया गया है। अभी भी उसमें कमियां हैं, लेकिन भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जिसके बारे में अभी आपको पढ़ाऊंगा। ये तो चुनावी भाषण था इनका, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम जो भारत में इस समय चल रहा है, जिसके बारे में अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है और वो पूछा ही जाएगा, कहीं पर भी पूछा जाए लेकिन गारंटेड है कि पूछा जाएगा, वो है पीएम गति शक्ति योजना। उसको हम लोग आज कवर करेंगे, समझेंगे कि क्या है वो योजना और क्यों समझेंगे उसको। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपका गवर्नमेंट जो है वो चेंज होने वाली होती है तो पिछली सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं से आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे पिछले 5 साल में जो बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, पीएम गति शक्ति या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम जो था ये हो, ये सारी बड़ी योजनाएं आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं, वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग पीएम गति शक्ति को आज समझेंगे और देखेंगे किस प्रकार से भारत सरकार काम कर रही है। इसमें एक प्रगति पोर्टल की इन्होंने चर्चा की है। प्रगति पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके थ्रू डायरेक्टली मॉनिटर किया जाता है कि देश में कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं अभी और किस प्रकार से कब काम पूरा होगा, उस पर सब टाइमलाइन वगैरह सब कुछ दिख जाता है। तो पीएम गति शक्ति पोर्टल जो है, पीएम प्रगति पोर्टल इसका नाम है। इसके थ्रू में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कि किस प्रकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो रहे हैं। प्रगति पोर्टल के द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट को किसी टाइमलाइन में बांधना बड़ा ही आसान हो गया है कि आपको टाइम दिया गया है। ऐसा नहीं होगा कि ये सड़क बन रही 20 वर्षों से, अब बनी रही है, जब तक पूरा हुआ तब तक आधा टूट भी गया। तो इस प्रकार से नहीं होता है। प्रगति पोर्टल बड़ा ही शानदार से एक पोर्टल है भारत सरकार का, जिसके द्वारा किसी प्रोजेक्ट में डिले अगर हो रहा है तो उसके कारण सहित, अगर कोई प्रोजेक्ट टाइम पर हो रहा है, सब कुछ मॉनिटर वहाँ से आसानी से किया जा सकता है। पीएम गति शक्ति योजना को समझेंगे किस प्रकार से योजना जो है ये भारत को तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने में या फिर 5 ट्रिलियन का जो हमने लक्ष्य रखा है, 5 ट्रिलियन तक हम इकॉनमी पहुँचाने में, उसमें किस प्रकार से योगदान दे रहा है, इसको हम लोग जरा समझते हैं। ओके, उसके अलावा एक और न्यूज़ है जिसके पश्चात हम लोग अभी पीएम गति शक्ति को देखेंगे। 2 दिन से मैं आपको चाबहार संबंधी चीज़ें बता रहा था। पहले दिन मैंने आपको बताया कि भारत और ईरान ने चाबहार पर साइन किया है। दूसरे दिन मैंने आपको बताया कि यूएसए ने हमें धमकी दी है कि हम इस पर सैंक्शन लगाएंगे, हो सकता है कि हम इस पर सैंक्शन लगा दें। तीसरे दिन भारत के जो विदेश मंत्री महोदय हैं एस जयशंकर जी, इनका बयान आया है कि चाबहार जो है ये पूरे रीजन के लिए बेनिफिट होगा। जो यूएस है उसको इसको थोड़ा सा सही तरीके से देखना चाहिए, ज़्यादा नैरो सोच लेकर मत देखिए। सीधा सा इन्होंने बोला है कि इससे पूरा रीजन को डेवलप करने में हमें मदद मिलेगा। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए, सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए कि चाबहार पोर्ट जो है ओरिजिनल डेवलपमेंट को किस प्रकार से बढ़ावा देगा, या चाबहार पोर्ट जो है ओरिजिनल डेवलपमेंट के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, क्या इसका महत्व हो सकता है, इसको लिखिए। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, आईआर में इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको पहले ही समझाया था किस प्रकार से सेंट्रल एशिया से लेकर INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, उसके अलावा सेंट्रल एशिया के देशों को जोड़ने से लेकर अफ़गानिस्तान तक पहुंचने से लेकर यूरोप को जोड़ने से लेकर भारत के अलग अलग जगहों को जोड़ने से लेकर, ये सभी जगहों में हमें बेनिफिट देगा। तो सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप तक हम पहुंच बना सकते हैं चाबहार के द्वारा। अफ़गानिस्तान में शांति बहाल करने में भी और भी ज़्यादा मदद मिलेगा, अफ़गानिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत करने में भी मदद मिलेगा, पाकिस्तान को काउंटर करने में भी मदद मिलेगा। तो पूरे रीजनल डेवलपमेंट के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है, उस महत्व को सोचिएगा। इस बयानबाजी पर ध्यान मत दीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा चाबहार के महत्व को आपके एग्जाम में। ओके, उसके पश्चात एक और न्यूज़ है आपके लिए, अभी इन सभी न्यूज़ को डिटेल में भी देखेंगे। एक हथियार है जिसका नाम है IGLA। ये क्या है भाई, तो ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो कंधे पर रखकर आप फायर कर सकते हैं, यानी कि पोर्टेबल है। कोई भी सैनिक जो है वो इसको हाथ में लेकर चल सकता है, कंधे पर लेकर चल सकता है और एयरक्राफ्ट को इससे उड़ाया जा सकता है। ये रशियन मेड है,
इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। इसको समझेंगे और गति शक्ति पोर्टल को समझेंगे, गति शक्ति को समझेंगे, दो न्यूज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ओके, चलिए देखते हैं पीएम गति शक्ति योजना क्या है, उद्देश्य क्या था। जमीनी स्तर पर काम में तेजी लाना, लागत में कमी करना, रोजगार पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ आगामी 4 वर्षों बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। पहला क्या था कि भाई तेजी लाना, काम में तेजी लाना विद इन टाइम पीरियड। दूसरा क्या था, लागत को कम करना। तीसरा क्या था, रोजगार पैदा करना। चौथा क्या रखा गया था कि जितने देश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रेलवे से जुड़ा हुआ, रोड से जुड़ा हुआ, एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ, सबको एक कर दो, सबको एक करके एक साथ काम करो जिससे कहीं पर भी कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से पूरे किए जाएं। गति शक्ति योजना के तहत 2019 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को समाहित किया गया। 110 लाख करोड़, कितने देशों की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं होगी, 110 लाख, इसमें आगे जोड़ दीजिए करोड़, इतने रुपए की प्रोजेक्ट है ये, इतने रुपए की प्रोजेक्ट है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए सबसे शानदार योजनाओं में से एक है। लॉजिस्टिक लागत, कोई किसी कंपनी ने किसी चीज़ का उत्पादन किया, उसको लोगों तक पहुंचाने में जो उसको पूरा अवसंरचना का उपयोग करना पड़ता है, सड़क से लेकर हवाई जहाज़ तक, उस लागत को कम करना ताकि सस्ते सुगम तरीके से देश में सामान आवाजाही हो सकें, जिससे कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, लोगों तक सही से पहुँच सके। कटौती के अलावा इन योजनाओं को उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमताओं को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना दे रहे हैं तो बंदरगाहों पर टर्न राउंड समय को कम करना, बंदरगाहों पर जल्दी समय को लादना, सामान को और जल्दी से सामान को उतारना, ये शामिल भी है। इसका लक्ष्य 11 औद्योगिक गलियारे, देश में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 2 नए रक्षा गलियारे, कहाँ पर, तो यूपी और तमिलनाडु में। और इसके तहत सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। साथ ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर की क्षमता जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। गैस पाइपलाइन को भी इसमें शामिल किया गया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को शामिल किया गया है, डिफेंस कॉरिडोर को शामिल किया गया है। देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है कौन सी, तो पीएम गति शक्ति। यह वर्ष 2024-25 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई को 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करना, 200 से अधिक नए हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम का निर्माण करना शामिल है। इसमें हर चीज शामिल है। ये चीज आपने गौर किया, बंदरगाह, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, इसमें सारे शामिल है। देश में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़े हुए परियोजनाएं होती, अब संरचना जुड़ा हुआ, सब एक ही जगह शामिल है। एकीकृत दृष्टिकोण है, यह बुनियादी अवसंरचना संबंधित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने पर जोर देता है। अब रेल मंत्रालय है, सड़क मंत्रालय, उन सभी को 16 मंत्रालय को कनेक्ट करता है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी महत्वाकांक्षी परियोजना है ये। गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसमें एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म का निर्माण शामिल है, जिसके माध्यम से विभिन्न मंत्रालय विभागों के बीच वास्तविक समय पर समन्वय के माध्यम से बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण, उन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। अपेक्षित परिणाम को उम्मीद भी कर रहे हैं। इससे भारत को बड़ी इकोनॉमी बनने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, देश में रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं, लोगों तक पहुंच बढ़ेगा। माइक्रो कार्यान्वयन के बीच एक व्यापक अंतर मौजूद है, देश में अभी भी उसको कम किया जा सकता है, उस अंतर को कम किया जा सकता है। शहरी ग्रामीण जो माइग्रेशन होता है उसको भी कम किया जा सकता है। क्यों? कई बार क्या होता है, शहरों से कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण से लोग रोज आवाजाही नहीं कर पाते, इस कारण से शहर में जाकर बस जाते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब अगर ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी तो लोग अपने घर से आकर रोज़गार कर सकेंगे या फिर अपने घर वापस जा सकेंगे। ठीक है। और एक अध्ययन के मुताबिक भारत में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13% है, जो कि विकसित देशों की तुलना में काफ़ी अधिक है। और लॉजिस्टिक लागत अधिक होने के कारण से क्या होता है, कंपनियां भारत में निवेश करने से हिचकती हैं। निवेश नहीं आएगा तो रोजगार नहीं उत्पन्न होगा। इसीलिए भारत सरकार ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए इस तरह की परियोजनाओं को बढ़ाया है। इसके अलावा यह योजना का कार्यक्रम राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, अब ये मैंने आपको समझाया था, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अब ये क्या था, भारत सरकार का कोई बहुत बड़ा ज़मीन पड़ा हुआ है तो भारत सरकार उसको लीज पर देगी, कुछ दिनों के लिए पैसा कमा लेगी। इस परियोजना के साथ में भी जो पीएम गति शक्ति है इसको जोड़कर काम किया जाएगा, जिससे क्या हो, कहीं पर कोई संसाधन का अभाव ना हो। संबंधित चिंताएं भी हैं कुछ। लो क्रेडिट टेक ऑफ है, हालांकि सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती के लिए कई सुधार किए हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर पैसा की फंडिंग नहीं हो रही जितने बड़े स्तर का ये परियोजना है, तो ये एक बड़ी समस्या है। संरचनात्मक समस्याएं भी हैं, भूमि अधिग्रहण में देरी हो रही है, मुकदमेबाजी में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, पर्यावरण मंजूरी और कई सारे ऐसे बाधाएं जिसके कारण से देरी हो जाती है कई बार। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए इसका क्या है, IGLAS एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। रूस भारत को इग्ला S विमान भेदी मिसाइल को आपूर्ति करेगा, ये रशियन शब्द है। हस्ताक्षर के बाद रूस के सरकारी हथियार निर्यातक एजेंसी रोसोबोरोनेकोटोपोर्ट
नेक्सपोर्ट, ये नाम है उसका, निर्यातक एजेंसी का। ये भारतीय निजी कंपनी के साथ मिलकर भारत में इस मिसाइल का उत्पादन करेगी और भारत सरकार को देगी। ईगला एस की विशेषताएं क्या है? यह एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। अब पोर्टेबल का मतलब इतना भी आसान मत समझिएगा, जो सैनिक उठाते हो मजबूत होते तब उठा सकते हैं, आप नहीं उठा पाएंगे। आपने AK-47 कभी होल्ड किया है क्या? उठाया है? देखा है कितना भारी होता है? वो भारी होता है गुरु, सब नहीं उठा सकते हैं वो। मतलब उठा के चल नहीं पाओगे आप ज़्यादा देर तक। जो दिन दिन भर लाद के वो चलते रहते हैं पुलिस के लोग या सिक्योरिटी फोर्स के, वो आप नहीं कर सकते हैं। लोडेड तो और भी ज़्यादा भारी होता है, तो इसका भार तो आप छोड़ ही दीजिए। इसे किसी व्यक्ति या चालक दल की तरफ से दुश्मन के विमान गिराने के लिए काफ़ी आसानी से दागा जा सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों को गिराने की क्षमता रखती है ये। यह क्रूज मिसाइल और ड्रोन जेट हवाई टारगेट की भी पहचान कर सकती है, उन्हें टर्मिनेट कर सकती, गिरा सकती है। इसमें 9M342 मिसाइल, 9P522 लॉन्चिंग मैकेनिज्म और अलग अलग जो इसमें टेक्नोलॉजी लगाए गए हैं। बस इतना ध्यान में रखिएगा, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी से जुड़कर एक मैन पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जो एयरक्राफ्ट को क्या करती है, या हवाई जहाज फाइटर जेट वगैरह को नीचे उड़ रही उसको उड़ा देगा। इसकी प्रभावी रेंज 6 किलोमीटर तक है, जबकि प्रभावी लक्ष्य विनाश की सीमित ऊंचाई 3.5 किलोमीटर है। इसे पश्चिम में SA-24 ग्रिंच के नाम से जाना जाता है। इसने 2004 में रूसी सेना के साथ सेवा में प्रवेश किया था। 2004 से रूसी सेना इसको यूज कर रही है। भारत सरकार 2024 में इसको यूज करने की सोच रही है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ईगला एस जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स का सिस्टम है, मैन पोर्टेबल सिस्टम, ये हमने कहाँ से ख़रीदा है? तो रूस से ख़रीदा है। सबसे पहला सवाल तो यही पूछ सकता है। ईगला एस हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या है? तो ये एंटी एयरक्राफ्ट का एक हथियार है, जिसको मैन पोर्टेबल है, मतलब कंधे पर लेकर सैनिक चल सकते हैं और गिरा सकते हैं एयरक्राफ्ट को। तो आज का पेपर डिस्कशन यहीं पर ख़त्म होता है। जो आपसे मैंने सबसे पहला सवाल पूछा था ना, क्या करोगे अगर नहीं होगा सिलेक्शन? तो लिखिएगा, उसको लिखिएगा। और मेरी बातों का अगर बुरा लगा हो कि क्यों पूछ रहे हैं अगर नहीं होगा तो बुरा लगा लीजिए, मुझे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे आपको बुरा लगने से। और आपके लिए अच्छा है ये चीज़ लिखना, आपके अंदर जागृति आएगी। जागना ज़रूरी होता है समय से पहले। 2 दिन पहले ही मैंने निबंध दिया था, अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जागे। क्यों मैंने दिया था? ऐसे ही दे दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि अभी बहुत सारे लोग जाग रहे हैं। रोज़ ऑन एन एवरेज 12 से 15 मैसेज मुझे ये आते हैं कि अब मैं शुरू कर रहा हूँ, मुझे गाइड कीजिए। मुझे बड़ा ही विवश होना पड़ता है उनको बोलने के लिए कि मैं क्या गाइड करूँ अभी आपको 4 महीने में। वो BPSC 70वीं जो होगा वो पहले जैसा थोड़ी ना होगा, 67, 66 जैसा कि घटना चक्र पढ़ लो और MCQ रट लो पास हो जाओगे। नहीं होगा, असंभव जैसा होगा। आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, आपको लिखना पहले से आता होगा, तभी जाके हो पाएगा। सच बोलना चाहिए यार, झूठ बोलकर क्यों आपको फंसाऊं मैं, है ना? तो मन से पढ़िएगा। 4 महीने इतने बहुमूल्य हैं, जीवन के सबसे बहुमूल्य 4 महीने हैं ये। इससे ज़्यादा बहुमूल्य समय आपके जीवन में नहीं आएगा। 70 BPSC से पहले तो नहीं ही आएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।